तो हेलो गाइस, मेरा नाम है रुद्र और आप देख रहे हैं सोच अनकट का पहला केस। आज जिस केस पे मैं बात करने वाला हूँ वो है दीपू चंद्र दास के ऊपर। दीपू चंद्र दास जो कि लास्ट मंथ दिसंबर में बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। और उसे मारने का कारण क्या था, ऐसा क्यों किया उसके साथ, आइए समझने के लिए हम ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस केस की शुरुआत कब होती है? ये केस शुरू होता है पिछले साल 2024 में अगस्त के समय। अगस्त में क्या हुआ था, शेख हसीना जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है। भारी मात्रा में लोग उनके पीएमओ ऑफिस पे अटैक कर देते हैं। और अटैक करने का कारण ये था कि लोगों को लगता था कि जो शेख हसीना है वो इंडिया के बेनिफिट के लिए काम करती है, ना कि बांग्लादेश के बेनिफिट के लिए। तो भारी मात्रा में लोग वहाँ जाके उनके पीएमओ ऑफिस पे अटैक कर देते हैं और शेख हसीना जी को वहाँ से भागना पड़ता है। और वो भाग के इंडिया आके रहती हैं, इंडिया में शरण लेती हैं दिल्ली में। अब जब वहाँ से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट खाली होती है तो अब यकीनन है कि कोई ना कोई वो पोस्ट ले गई। तो वहाँ के लोग मोहम्मद यूनुस नाम के बंदे को एज आ अपना प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं टेम्पररी। मतलब टेम्पररी जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक मोहम्मद यूनुस ही प्राइम मिनिस्टर रहेगा। मोहम्मद यूनुस एज आ नोबल पुरस्कार विजेता है और लोगों को लगा था इकोनॉमिक्स में, और लोगों को लगता था कि ये बंदा जो है हमारे देश को और आगे ले जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। मोहम्मद यूनुस वहाँ पे बहुत सारे दंगे भड़काता है और हिंदूस और इंडिया की काफ़ी बेइज्जती करता है कि ये कंट्री हमारी कोई मदद नहीं करती है और यहाँ के जो हिंदूस वगैरह हैं वो भी हमारे अपने नहीं हो सकते, उनका ऐसा मानना था। अब क्या होता है कि वहाँ पे एक लोकल यूथ लीडर जो रहता है शरीफ उस्मान हादी, उसको भी काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। और उसकी भी सोच ऐसी थी कि इंडिया और हिंदूस हमारे कभी अपने नहीं हो सकते, ये हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये हमारे साथ रहना नहीं चाहते, ये हमारा बुरा ही चाहेंगे। अब शरीफ उस्मान हादी को कई लोग फॉलो करते थे, तो वैसे ही शरीफ उस्मान हादी बहुत मेजॉरिटी में लोगों को यही सारी दंगे होते थे हिंदूस के ऊपर और कई लोगों की जान जाती थी। अब क्या हुआ कि 12 दिसंबर 2024 को एक ऐसी चीज़ होती है जो लोगों ने सोची नहीं थी। जो शरीफ उस्मान हादी था वो है ना वहाँ से अपने भाषण देके एक जगह से निकलता रहता है। जब वो निकलता है तो उसे वो जब ई रिक्शा में बैठता है तो पीछे से 2 लोग आते हैं गनमैन और उसको गोली मार देते हैं और वो काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। अब जब इंजर्ड हो जाता है तो वहाँ के लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ पे उसका इलाज चालू होता है। अब जब इलाज चालू होता है तो वो ऐसा बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है तो उसका गोलियों से तो उसे इलाज करवाने का। अब मोहम्मद यूनुस क्या चाहता था कि मोहम्मद यूनुस जो हादी को फॉलो करते हैं वो लोग उसकी साइड आए, इसलिए वो है ना जो शरीफ उस्मान हादी है उसको वहाँ सिंगापुर के हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देता है कि ताकि वहाँ पे उसका जो अच्छे से जांच है और उसके ट्रीटमेंट जो है अच्छे से हो पाए। अब इसको तो गोली मार दिया। अब जो इसको फॉलो करते थे शरीफ उस्मान हादी को, वो इतने ज़्यादा भड़क जाते हैं, वो वहाँ पे फिर दंगे होने चालू हो जाते हैं कि किसने मारा ऐसा वैसा। अब क्योंकि वो कोई समझ नहीं पाया था किसने मारा था उसे, तो लोग भड़क जाते हैं। उनको यही लगता है कि या तो ये इंडिया ने करवाया या हिंदू में कोई है जो शरीफ उस्मान हादी को मारना चाहता है। भीड़ एकदम आक्रामक हो जाती है और वो तोड़ फोड़ मचाना चालू कर देती है। फिर क्या होता है कि उसी 12-13 तारीख के आसपास ढाका में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है, पायनियर नाइट फैक्ट्री, वहाँ पे दीपू काम करता था। अब टेक्सटाइल मतलब कपड़े जो बनते हैं उसकी क्वालिटी वगैरह चेक करने का काम दीपू का था। दीपू का नॉर्मल अपने उसकी जो सैलरी थी 12,500 रुपये, 12,500 टका उसकी सैलरी थी। और उसको अपने इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो वो मुश्किल से 9,000 रुपये होती है महीने की। उसकी 9,000 की सैलरी थी जो 300 रुपये दिन की होती है।
ये बंदा वहाँ काम करता था और डेली अपने बेसिस पे 13 घंटे की इसकी नौकरी होती थी और 13 घंटे ये काम करता था रेगुलर। अब क्या होता है कि 12-13 तारीख के आसपास ये खाना खा के जैसे ब्रेक पे जाते हैं तो बाहर जाके चाय पीने गया। अब वहाँ चाय पीने गया तो वहीं सब बहुत सारे लोग उसके जो कलीग थे, 2 कलीग थे, वो भी साथ में आए और चाय पीने आके बैठ गए। अब वहाँ पे डिस्कशन चालू हो जाता है ऐसे ही देश के बारे में, और नॉर्मल जो बातचीत करते हैं वो सब चालू हो जाता है, लोग अपना डिस्कशन चालू करते हैं। अब क्या होता है कि भीड़ है ना धर्म के ऊपर बात करने चालू कर देती है। धर्म के ऊपर बात करने से मतलब जो मेजॉरिटी लोग थे वो धर्म के ऊपर बात करने चालू कर देते हैं। उनका मेन बात करने का ये था कि हमारे जो इस्लाम है इसमें वैसे अगर हमसे कोई गलती हो जाती है या फिर कुछ नहीं करनी चाहिए तो हमें उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो माफ़ी मांगने का दिन सबसे अच्छा होता है वो फ्राइडे का दिन होता है। अब ये बात दीपू भी सुन रहा था। अब दीपू को भी उसने सोचा कि दीपू ने भी थोड़ा सा इंटरफेयर करा कि मतलब ये फ्राइडे को क्यों, फ्राइडे का दिन ऐसा तो ज़रूरी नहीं है फ्राइडे के दिन ही माफ़ी मांग सकता है, उसका ये कहना था। तो उसने बोला तुम क्या करते हो, अगर भीड़ों ने पूछा तुम हिंदू हो, तुम कैसे माफ़ी मांगते हो। बोले जैसे हमको लगता है कि हमारी गलती हो गई तो हम उसी समय, जब हमें रियलाइज़ हो जाता है, हम उसी समय भगवान से माफ़ी मांग लेते हैं कि हमसे ये गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। फ्राइडे का ज़रूरी नहीं है, कभी भी भगवान से माफ़ी मांग लो, तो एक ही बात है, जब आपको लगे आपने गलती कर दी आप भगवान से तभी माफ़ी मांग लो, ऐसा दीपू का कहना था। अब वहाँ के लोगों ने उसे देखा और थोड़ा अजीब तरीके से देखा, मतलब समझे कि पता नहीं, उन्हें ये बात सुनी और पर अच्छी नहीं लगी। उन्हें ये दीपू का ये बोलने का तरीका उसे अच्छा नहीं लगा, उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि उसने हमारे धर्म की बेइज्जती की है। तो वो अपनी चाय पीता है, अपना ये सब निकल जाता है अपना काम पे, ठीक है। अब जो बाकी लोग थे उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिन्होंने भी ये बात सुनी उनको ये लगा कि उसने हमारे कहीं ना कहीं धर्म की बेइज्जती की है। अब वो क्या होता है कि अब उन लोगों ने जो उसके कलीग थे अपने और फैक्ट्री में ही कहना चालू कर दिया था कि दीपू हमारे धर्म की बेइज्जती कर रहा है, उसने हमारे प्रोफेट की, इस्लाम की बेइज्जती की है, तो ये उसने अच्छा नहीं किया। अब दीपू को भी जब अगले दिन आया दीपू, तो वो नॉर्मल काम चालू कर चुका था, पर कोई उससे अच्छे से बात नहीं कर रहा था, सब उसे टेढ़ी नज़र से देख रहे थे, उससे कोई भी अच्छे से बात नहीं कर रहा। अब दीपू समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। अब जब आगे बात हुई तब पता चला कि दीपू जो है, अब जब ये बात चलती रही 3-4 दिन उस पर लोगों ने ऐसा बर्ताव किया है, उससे कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा है, ये वो। अब तारीख आती है 18 तारीख, 12-13 तारीख को उसने अपना ऐसा पर्सपेक्टिव रखा था कि हमें मतलब कभी भी माफ़ी मांग सकते हैं, फ्राइडे का दिन ज़रूरी नहीं है। अब 17-18 तारीख आती है। 18 तारीख को क्या होता है, जो शरीफ ओस्मान हादी था वो सिंगापुर के हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है ट्रीटमेंट के दौरान, जिसे 2 गनमैन मार के गए थे, वो अपना दम तोड़ देता है। अब जब दम तोड़ देता है तो भीड़ बहुत आक्रामक हो जाती है, बहुत ज़्यादा दंगे भड़क जाते हैं कि ये किसने मारा, ये हमारे लीडर को किसने मार दिया, ऐसा भी तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ में गुस्सा भर जाता है। अब उस भीड़ को कहीं से ये खबर लग जाती है कि पायनियर नाइट कंपोजिट फैक्ट्री में किसी दीपू नाम के व्यक्ति ने, हिंदू व्यक्ति ने इस्लाम और प्रोफेट की बेइज्जती की है। अब ये बात पता चलने पर भीड़ वो सारी जो है उस तरफ फैक्ट्री की तरफ मुड़ जाती है, फैक्ट्री की तरफ जाती है और उसे ढूंढ जाके दीपू को बाहर मंगवाने की कोशिश करने लगती है। लोग अंदर कूदते हैं और 2-4 बंदे जाके मैनेजर से मिलते हैं कि हमें दीपू चाहिए, नहीं तो जितनी भी भीड़ बाहर है वो डायरेक्ट फैक्ट्री में घुस जाएगी और फैक्ट्री को तहस नहस कर देगी। अब मैनेजर भी डर गया, मैनेजर को भी लगा कि अरे यार ये क्या है, तो उसने है ना जाके दीपू को रिज़ाइन दे दिया। बोला अब तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तुम्हें निकाला जा रहा। अब दीपू बेचारा ठहरा
9000 की नौकरी करने वाला, उसको समझ ही नहीं आया उसे क्यों निकाला जा रहा है। उसने पूछा कि हम मुझे क्यों निकाला जा रहा है, क्या है मेरी, क्या क्या गलती है, मैं काम अच्छे से कर रहा हूँ। पर उन्होंने सुनी नहीं, मैनेजर ने उसे निकाल दिया। अब जब मैनेजर ने उसे निकाल दिया, दीपू मायूस था और मैनेजर ने उसे एक और बात बोली कि भीड़ बाहर बढ़ते जा रही है, तुम्हें यहाँ से निकाला जा रहा है। दीपू ने यह बात सुनी, उसे अजीब लगी, भीड़ बाहर क्यों बढ़ती जा रही, मतलब क्या हो रहा है। उसने बाहर देखा, झाँक के तो देखा तो बहुत सारी भीड़ खड़ी थी लोगों की, तो उसे समझ में नहीं आया। अब इतने में क्या होता है कि वहाँ पे इतनी भीड़ देख के किसी बंदे ने RAB, रैपिड एक्शन बटालियन को कॉल कर दिया था। जो यहाँ जैसे अपने आप पुलिस होती है, वैसे वहाँ की पुलिस को रैपिड एक्शन बटालियन कहा जाता है, RAB। उसको कॉल कर देते हैं और उनको बताते हैं कि दीपू के पीछे भीड़ आई है, तो आप है ना दीपू को यहाँ से लेके जाओ। तो रैपिड एक्शन बटालियन भीड़ को काटती हुई फैक्ट्री के अंदर जाके दीपू को पकड़ती है और बाहर लाने लगती है। अब भीड़ तो थी गुस्से में, दीपू को देखते मान वो उस पर कूद पड़ती है, हावी होने लगती है। अब वो दीपू तो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब उसको पता नहीं था, वो भूल चुका था ये बात कि उसने ऐसा कुछ कहा था जो लोगों को पसंद नहीं आया, वो ये बात भूल चुका था। और फिर रैपिड एक्शन बटालियन उसको जैसे फैक्ट्री वाले आती है, लोग उस पर कूद पड़ते हैं, कोशिश करते हैं उसे पकड़ने की, पर रैपिड एक्शन बटालियन जैसे तैसे भीड़ से बचाते हुए उसे पुलिस स्टेशन तक ले आती है। अब पुलिस स्टेशन पे आने के बाद उससे पूछताछ करते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया है, ये वो भीड़ भड़क गई है और भीड़ का कहना ये है कि तुमने इस्लाम की बेइज्जती की है। उसने बताया कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है, ये लोग बात को बढ़ा रहे हैं, मैंने तो कभी कुछ ऐसा इस्लाम की बेइज्जती कभी कुछ भी नहीं करा है। अब पुलिस वाले उससे थोड़ी देर पूछताछ करते हैं, पर पुलिस वालों को समझ नहीं आता है कि अब करें क्या, क्योंकि उनके पास कोई वो थे ही नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसके वो बता सके कि इसने बेइज्जती करी, उनके पास कोई ऐसा था नहीं। तो अब क्या होता है कि थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद जो भीड़ थी वो फैक्ट्री को छोड़ के पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हो चुकी थी और इंतज़ार कर रही थी कि दीपू कब बाहर आएगा। अब थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि पुलिस के पास कुछ रहता नहीं है, तो पुलिस उसको बाहर निकालने लगती है भीड़ के बाद, और जैसे ही वाले उसको बाहर लेके आते हैं तो तुरंत उस पर जितने भी वहाँ के लोग थे एक साथ हवा फोड़ देते हैं, उस पर कूद पड़ते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और उसे बेरहमी से पीटना चालू करते हैं। लात घूंसे, लोहे के रॉड, स्टिक, डंडे वगैरह जो भी उनके पास रहता है सबसे पीटना चालू कर देते हैं। अब वो फैक्ट्री से घसीटते घसीटते उसे लाते हैं, खूब पीटते हैं और उसे अधमरा कर देते हैं, एकदम अधमरा। अब सोच नहीं सकते, उसे हर चीज़ से मारा गया, पीटा गया। वो जब तक वो पूछ रहा था भीड़ से भी कि मेरी गलती क्या है, मेरे को बताओ, तो उसको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि भीड़ उसे पीटे क्यों जा रही है। पीटते पीटते उसको जब अधमरा कर देते हैं ना, वो बोल पाता है, आंखें बंद, एकदम उसे कूटा जा रहा है, उस पर चढ़ा जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है। अब क्या होता है कि है ना, घसीटते घसीटते उसे पेड़ों के पास ले आते हैं। पेड़ों के पास लाते हैं, उसके गले में एक रस्सी बांधते हैं। कोई बंदा रस्सी लाता है और एक साइड से रस्सी पकड़ के दूसरी साइड से लटका देता है, वो खींच देता है और दीपू को लटका देता है। अब दीपू तब तक जिंदा था, मतलब उसकी सांसें चल रही थी, पर वो लगभग अधमरा हो चुका था, मतलब काफ़ी हद तक वो बहुत हद तक वो जख्मी हो चुका था। अब क्या होता है, उसे लटका देते हैं और जब वो लटक जाता है तो क्या होता है कि लोग उसके कपड़े फाड़ने चालू कर देते हैं। कपड़े फाड़ने के बाद उस पर तेल डाल के आग लगा दी जाती है और सारे लोग उसे जश्न मनाने लगते हैं कि हमने उसको मार दिया है, जो व्यक्ति हमारे धर्म के ऊपर लेके बोल रहा था, जिसने हमारे धर्म की बेइज्जती की है। उसको जला दिया जाता है और जलते 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 रस्सी भी जल जाती है। रस्सी जलती है तो दीपू वापस ज़मीन पे गिर पड़ता है। जब वो ज़मीन पे गिर पड़ता है तो वो जल जाता है, काफ़ी हद तक जल जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। तब तक मौत हो जाती है दीपू की और वो नीचे गिर पड़ा रहता है। अब
भीड़ को तब भी शांति नहीं होती है, भीड़ को और गुस्सा आता रहता है। भीड़ लाती है अपने हाथ में एक बड़ा सा चाकू, दराता जिसे कहते हैं, वो लाती है और दीपू की वापस गर्दन काटते हैं। वो गर्दन काट के वापस उसी पेड़ पे लटका देते हैं और आग लगा देते हैं। ये सब चलता ही रहता है और लोग खुशी मनाते रहते हैं कि हमने ऐसे व्यक्ति को मार दिया जिसने हमारे धर्म की बेइज्जती कर दी है। और ये सब केस ख़त्म होने के बाद जब लोगों को शांति है, तब जाके वहाँ पे रैपिड एक्शन बटालियन वापस पहुँचती है। और जब उसकी बॉडी वगैरह ले जाते हैं, तो बची बॉडी थी वो ले जाते हैं, फिर इस पे केस चालू होता है। अब पुलिस का कहना है उन्होंने 7-8 आरोपियों को पकड़ा है जो इस केस में थे जिन्होंने दीपू को मारा है। अब उस केस में और थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि दीपू ने कोई ऐसे डायरेक्ट कभी बेइज्जती की ही नहीं। उसने भीड़ को बस ये शक हुआ था कि उसने हमारी बेइज्जती की है हमारे धर्म की, तो उसने इसी भीड़ ने इसे मार दिया गया। आई होप आप समझ सके होंगे उस केस में क्या हुआ, काहे के लिए दीपू को अपनी जान गंवानी पड़ी। बाकी आप ये केस समझ पाए हों। आई होप आपको वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप ज़रूर से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आने वाले टाइम में और भी केसेस ऐसे कवर करूँगा और हर तरह के केस कवर करूँगा मैं, हॉरर, मिस्टीरियस और इस जो भी केस इस दुनिया वो मैं कवर करूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और मैं मिलता हूँ आपको अगले नए केस में।